दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के बारे में जानेंगे और ये एक चित्रकथा है जो कि अमर चित्रकथा की संपत्ति है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भौना नामक गांव से, जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। वे तीक्ष्ण बुद्धि और बलिष्ठ शरीर के स्वामी थे। अरे, तुम आज पाठशाला क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? जांच परख रहा हूँ माँ। देखना चाहता हूँ पूरी डिब्बी की दिया सलाई से कितनी रोशनी पैदा होगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आग का खेल खतरनाक है। लाभ भी है माँ, इससे अंधकार भाग जाता है। और घंटे भर बाद जबकि लड़के निशानेबाजी कर रहे थे, बच्चे, तुमने इतना अचूक निशाना लगाना कहां से सीखा? अपने भील दोस्तों से। पर आप कौन हैं? मैं दूर बंबई से आया हूँ, मोतियों का सौदागर हूँ। कभी तुम बंबई गए हो? नहीं, मैं तो नहीं गया। क्या आप वापस जाते समय मुझे अपने साथ ले चलेंगे? जरूर, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, पर वहां पहुंचने पर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात चंद्रशेखर चुपचाप अपने घर से चल पड़ा और बंबई के लिए व्यापारी के साथ हो लिया। बंबई पहुंचकर व्यापारी अपने रास्ते चला गया। चंद्रशेखर सड़कों पर भटकते बंदरगाह पर पहुंचा। क्या मजेदार जगह बंबई है। मैंने ऐसे बड़े जहाज तो कभी नहीं देखे। आश्चर्य में खड़ा वो सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने एक पेंटर को सामने आते देखा। माफ करें, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? जरूर, मेरे साथ आओ। कुछ माह काम करने के बाद इस तरह के काम से मेरा क्या लाभ होने वाला है? बनारस जाकर मैं क्यों ना संस्कृत का पंडित बनूं? पिताजी कहा करते थे, वहां विद्यार्थियों को खाना रहना मुफ्त में प्राप्त होता है। अगले दिन वो बनारस जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गया। बनारस पहुंचने पर उसने अपना नाम एक संस्कृत पाठशाला में लिखवा लिया। पूज्य पिताजी, जैसा कि सदैव तुम्हारी इच्छा रही है, मैं बनारस आ गया हूं अध्ययन के लिए। बात 1921 की है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश की जनता में विद्रोह की आग भड़क उठी थी। असहयोग आंदोलन जोरों पर था। हर दिन बनारस में सरकार के खिलाफ जुलूस निकालते थे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चंद्रशेखर के मन में भी देशभक्ति की आग धधक उठी और एक दिन वे भी जुलूस में शामिल हो गए। इनकलाब जिंदाबाद, उस नालायक छोकरे को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार किए जाने वालों में चंद्रशेखर पहले युवक थे, जिन्हें के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? पिता का नाम स्वतंत्रता है, जेल मेरा घर है। छोकरे, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें कोड़े लगाकर छोड़ा जाता है। ले जाओ। पुलिस उन्हें घसीटकर जेल ले गई। उन्हें जकड़ दिया गया। सटासट हंटर पड़ते रहे, पर हर बार उफ करने के बजाय इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये समाचार जब जनता में पहुंचा तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर का भरपूर स्वागत हुआ। चंद्रशेखर जिंदाबाद। मित्रों, मैंने अपना जीवन देश को अर्पित कर दिया है। मैं कसम खाता हूं कि पुलिस अब आगे कभी भी मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकेगी। मैं हमेशा स्वतंत्र रहूंगा। मैं आजाद हूं। उस भाषण के बाद आजाद उनके नाम के साथ जुड़ गया। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। कुछ दिनों के बाद एक सभा में, कामरेड, कोतवाली की दीवार पर एक खास नोटिस चिपकानी है। इसके लिए कौन सामने आता है? कोतवाली पर कड़ा पहरा है। ये जान जोखिम का काम है। मुझ में तो साहस नहीं। जब कोई सामने नहीं आया, मैं करूंगा। मैं अभी जा सकता हूं। ये आजाद थे। उन्होंने नोटिस के पीछे काफी गोंद लगाया और थोड़ा सा सामने की तरफ, फिर सामने के भाग को अपने पेट पर चिपका दिया और वे जाकर कोतवाली के एक खंबे से सटकर खड़े हो गए। अरे,
तुम यहाँ कैसे खड़े हो? हवलदार साहब, गांव से नया नया आया हूँ शहर में, जरा कोतवाली देख रहा हूँ। पुलिस वाला बिना शक के आगे बढ़ गया। मैंने काम पूरा कर दिया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर महोदय कोतवाली से बाहर निकले। हे भगवान, ये नोटिस यहाँ कैसे आई? हुजूर, मैं ड्यूटी पर कड़ी निगाहें रखे था। मेरी तो समझ में नहीं आता कौन कब लगा गया। ऐसे कारनामे थे नवयुवक आजाद के। 2 साल बाद सन 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संस्था ने अपना केंद्र बनारस में खोला। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहरी और आजाद इसके मुख्य सहयोगी बने। सन 1924 की एक सभा में आजाद ने सवाल रखा, बिस्मिल जी, हमें अपने कामों के लिए धन चाहिए, वो हम कहां से लाएंगे? एक ही रास्ता है, अमीरों को लूटना। अमीरों को लूटने से हमारी क्रांति को धक्का लगेगा। क्यों ना सरकार को लूटें, तभी हमें जनता से समर्थन प्राप्त होगा। आपकी बात सच है बिस्मिल जी, पर हम ये सब करेंगे कैसे? बिस्मिल ने पहले धावे की योजना तैयार की। हम लोग 9 अगस्त को काकोरी से बी डाउन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार होंगे। तब सब कुछ योजना अनुसार चला। काकोरी से छूटने के बाद बी डाउन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जब कुछ दूर चली, हे भगवान, मैं अपना बक्स तो काकोरी स्टेशन पर ही छोड़ आया। मैं उसे कैसे भूल गया? अब क्या होगा? कैसा संकट है? अशफाक उल्लाह के संकेत मिला, परेशान मत होइए, मैं जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवा देता हूं। खबरदार, आप में से कोई भी चू चापड़ ना करे, कोई घायल नहीं होगा। हम लोग सरकारी खजाने की तिजोरी उठाना चाहते हैं। इसी बीच गाड़ी के भीतर एक कदम की गोली मार दूंगा। जल्दी तिजोरी नीचे करो। बाद में गाड़ी और ड्राइवर दोनों कब्जे में है। तिजोरी को तोड़कर धन निकाल लें और भाग चलें। जैसे ही अशफाक उल्लाह ने तिजोरी तोड़नी शुरू की, बिस्मिल जी सावधान, एक गाड़ी आ रही है, डरो मत, ये पंजाब मेल है। अपने हथियार नीचे करके चुपचाप खड़े रहो। धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर गई। सभी शांति से खड़े रहें। एक क्षण बाद, जल्दी नोटों को छोटे बंडलों में बांध लो। बिस्मिल आजाद और उसके साथी लखनऊ की ओर जाने वाले चक्करदार जंगली रास्तों पर चल पड़े। अगले दिन लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र। बाद में जब अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज हुई, कामरेड, हम लोगों के लिए भागने का समय आ गया है। लगभग 1-1.5 माह के अंदर आजाद और उसके साथियों को छोड़कर सभी षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई। अंग्रेज कानून और न्याय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें खत्म करना होगा। ये सरासर अन्याय है। इतनी मामूली बात के लिए फांसी। इसी बीच आजाद झांसी के निकट गांव ढेमरपुरा के एक छोटे से हनुमान मंदिर में पहुंचे। एक दिन एक गांव वाला उस नवांगतुक को वहां देखकर चकित रह गया। ब्रह्मचारी जी, आप कहां से आए महाराज? मैं महावीर स्वामी का दास, एक रमता साधी हूँ। उसकी मर्जी से यहाँ कुछ दिनों डेरा डालना चाहता हूँ। एक दिन। क्यों, तुम आजाद हो? अवश्य, हनुमान का भक्त, क्या और कुछ हो सकता है। अब मुझे चलना है। तुम्हें मेरे साथ पहले पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मुखिया साहब तुम्हें देखना चाहेंगे। कौन मुखिया? मेरा तो एक ही मुखिया है, हनुमान स्वामी। इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, तुम यहां से भाग जाओ। आजाद के गुस्से से डरकर पुलिस वाला भाग खड़ा हुआ। मुखिया को धोखा हुआ है। ये तो सचमुच कोई पहुंचा हुआ साधु है। हम तो बाल बाल बच गए हैं। कुछ दिन बाद गांव के ठाकुर वहां पधारे। ब्रह्मचारी जी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? वहां पाठशाला में बच्चों को पढ़ाइए, इससे आपके लिए सुविधा रहेगी और बच्चों को भी लाभ होगा। आजाद ने बात मान ली और पाठशाला में पढ़ाना शुरू किया। पुलिस ने अपना फंदा ढीला कर दिया है। अब हमें पार्टी को फिर से गठित करना चाहिए। मुझे झांसी चलना चाहिए। इस बीच संपर्क स्थापित किए गए।
आजाद के कामरेड झांसी से उनके पास ढीमरपुरा आने लगे। उन्होंने ओरछा के घने जंगलों में उनको हथियार चलाना सिखाना शुरू किया। एक दिन ढीमरपुरा छोड़कर वे झांसी रहने के लिए आए। वहां, जनाब, मेरा नाम हरिशंकर है, मुझे काम की तलाश है। जब तक तुम काम नहीं सीख जाते तुम्हें रख लिया जा सकता है, पर पैसा थोड़ा ही मिलेगा। कुछ माह बाद तुमने मोटर चालक और मशीन दोनों ही काम इतने कम समय में सीख लिए हैं, तुम मेरी टैक्सी चलाने के योग्य हो गए हो। महीनों उन्होंने मोटर कंपनी में काम किया, लेकिन कोई भी ये शक नहीं कर सका कि हरिशंकर ही आजाद है। इस बीच उत्तर भारत में आंदोलन जोर पकड़ चुका था। आजाद भी वहां से कानपुर पहुंचे। आजाद की भेंट पंजाब से आए भगत सिंह से हुई। कामरेड, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आपके ऐसे और भी साथी हमारे साथ आएं और देश की सेवा में अपने को अर्पित करें। सितंबर 1927 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की एक मीटिंग दिल्ली में हुई। पार्टी का काम तेजी से बढ़ रहा है। जरूरी है कि काम का बंटवारा हो। हमें देश भर में अपने केंद्र स्थापित करने चाहिए। मेरा सुझाव है कि हम अपनी संस्था के नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दें। आजाद और भगत सिंह की भेंट के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 डिवीजन बने। एक आर्मी डिवीजन जिसके नेता हुए आजाद और दूसरा संगठन डिवीजन जिसका कार्यभार संभाला भगत सिंह ने। बाद में आजाद और भगत सिंह जब मिले, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो शोषण विहीन होगा। मैं अपने देश के लिए स्वतंत्रता चाहता हूं, इसे मैं भीख मांग कर नहीं लूंगा, मैं इसे प्राप्त करूंगा, ये मेरा अधिकार है। अब तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह खुलकर सामने आ गया था। जनता की मांग को जानने समझने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत भेजा गया। इस कमीशन ने जनता के मन में शंका पैदा की और हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की भावना जगाई। लाहौर में इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन धोखा है, साइमन कमीशन वापस जाओ, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, जनता का शोषण समाप्त हो। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोकप्रिय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए। साइमन कमीशन पर बम फेंकने की कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन उनमें से कोई भी बम नहीं फटा। आजाद, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें बदला लेना ही चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भगत सिंह, लालाजी की मौत का बदला लेना ही चाहिए। कुछ पार्टी सदस्य लाहौर में मिले और एस्कॉर्ट को खत्म करने की योजना बनी। पुलिस अफसर एस्कॉर्ट ही लालाजी की मौत का जिम्मेदार था। भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल को यह काम करना था। जय गोपाल, तुम डीएवी कॉलेज के पास पुलिस थाने के बाहर खड़े रहो और जैसे ही एस्कॉर्ट निकले भगत सिंह और राजगुरु को संकेत दो। तुम्हारे संकेत पर हम लोग उसे गोली मारेंगे और आजाद साइकिल तैयार रखेंगे जिससे कि हम भाग सकें। मैं अपनी पिस्तौल लेकर पहरे पर रहूंगा और निश्चित तिथि पर। जैसे ही जय गोपाल ने सिग्नल दिया, धाएं धाएं, पकड़ो उन्हें पकड़ो। एक पुलिस वाला भगत सिंह और राजगुरु की तरफ लपका कि आजाद सामने आए और धाएं। बाद में आजाद और उनके दोस्त साइकिल पर चढ़कर फरार हो गए। जय गोपाल दूसरे रास्ते से अपने अड्डे पर पहुंचा। हमने एस्कॉर्ट नहीं, सॉन्डर्स को मारा है। कोई बात नहीं, लालाजी को मौत के लिए सॉन्डर्स भी उतना ही जिम्मेदार था। अगले दिन ये समाचार समूचे देश में पहुंच गया। सारे लाहौर शहर में पोस्टर लगे हुए थे, खून के बदले खून, देश के दुश्मन वापस जाओ, भारत माता की जय। सॉन्डर्स की मौत से लालाजी की मौत का बदला ले लिया गया है। ये क्रांतिकारी कभी भी नहीं झुकेंगे, ये कोरी बातें नहीं करते। पुलिस के प्रधान ने हुक्म दिया, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दो। आजाद और भगत सिंह सलाह करने लगे कि उनका अगला कदम क्या हो। हमें लाहौर से फरार हो जाना चाहिए। हमने सारी योजना बना ली है, आप और राजगुरु कलकत्ते चले जाएं।
अंग्रेजी लिबास में भगत सिंह थे। साथ में थी एक क्रांतिकारी की पत्नी जिनकी गोद में उनका बच्चा था। राजगुरु की वेशभूषा उनके नौकरों जैसी थी। इस तरह वे तीनों कलकत्ते के लिए निकल पड़े। भाभी जी तो एकदम मेम लग रही हैं। मैं किस तरह के साहब जैसा दिखता हूँ? मैं एकदम नौकरों जैसा हूँ। इस बीच आजाद साधुओं की वेशभूषा में भक्ति गीत गाते हुए लाहौर स्टेशन की टिकट खिड़की पर उपस्थित हुए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, भैया जी एक टिकट मथुरा के लिए। गाड़ी के भीतर, आप कहाँ चले महाराज? मैं तो कृष्ण मुरारी का नौकर हूं और जाऊंगा कहाँ, केवल वृंदावन। कलकत्ता पहुंचकर भगत सिंह अपने पुराने साथी जतिन दास से मिले, जो खुद बड़े क्रांतिकारी थे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आजाद का निमंत्रण है कि आप आगरा आएं और वहां बम बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित करें। मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या उसके लिए जरूरी साज सामान तैयार है? हाँ है। बाद में आजाद आगरा पहुंचे, जहां पहले से ही काम आरंभ हो चुका था। भगत सिंह, तुम यहाँ की देख रेख करो, मैं झांसी जा रहा हूं। ये बार बार झांसी जाने की क्या लगा रखी है? क्या कहीं शादी ठीक हो रही है? शादी? वो तो मैंने पहले ही अपनी पिस्तौल माउजर से कर रखी है। मार्च 1929 में जब बमों की पहली किस्त तैयार हुई, क्रांतिकारियों के एक साथी सुखदेव, आजाद और भगत सिंह से मिलने आए। आजाद, हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और पब्लिक सिक्योरिटी कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जरूर, हमें धमाका करना चाहिए। असेंबली में एक बम फेंकने से सरकार हिल उठेगी, पर कौन फेंकेगा? ये काम मेरे जिम्मे, मैं आपके साथ हूं। नहीं दत्त, मैं अकेले जाकर अपना जीवन होम दूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी भाग निकलने की सारी जिम्मेदारी मेरी। भगत सिंह के मन में दूसरा ही विचार था। मैं जरूर पकड़ा जाऊं और मुझे फांसी की सजा मिले। इससे दूसरे लोग अपनी जिंदगी निछावर करने के लिए सामने आएंगे। जागृति का यही तरीका है। 7 अप्रैल 1929 जब निश्चित तिथि आई तो भगत सिंह के लाख मना करने के बाद भी दत्त नहीं माने और उनके साथ हो लिए। दोनों ही पकड़े गए। भारत माता की जय। विदेशी राजशाही का नाश हो। बिना भगत सिंह के मेरी हालत उस आदमी जैसी हो गई है जिसने अपना एक हाथ ही खो दिया हो। मेरा सुझाव है कि हम एक बम वायसराय लॉर्ड इरविन की गाड़ी के नीचे लगा दें। सारी योजना बनाई गई, पर समय के हेर फेर के कारण वो सही नहीं उतरी। बम तो फटा, पर वायसराय इरविन बाल बाल बच गए। आजाद ने नोटिस बांटी, जिसमें बम के संबंध में संपूर्ण दर्शन बयान किया गया था। बम क्यों? केवल क्रांति से ही सामंतशाही फिरका परस्ती खत्म होगी। इससे नए समाज और स्वतंत्र नागरिक की भावना जागृत होगी। भगत सिंह को बचाने के लिए सारी कोशिशें बेकार हो गई। मेरी पार्टी को मेरी आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे कानपुर जाना पड़ेगा। कानपुर में मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि मेरे कई साथी दिल्ली में बागी हो गए हैं। मुझे मालूम है हमारी संख्या बढ़ी है, पर हमारे आदर्शों में पतन आया है। ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मैं स्वयं अपने कॉमरेड जैसों के प्रति सशंकित था। अब भगत सिंह जैसे साथी मुझे कहाँ मिलेंगे? कुछ सप्ताह बाद आजाद ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई। जरूर हम लोग दुखी हैं, हम भगत सिंह को नहीं बचा सके, पर हमें अपना काम पूरा ही करना है, किसी भी हालत में। रोज रात के समय दिल्ली और कानपुर में बम बनाए जाते थे। ठीक है, हम साबुन बनाना बंद कर दें, प्रिकिक एसिड और गन कॉटन का प्रयोग करें। विस्फोटक सामान ले आओ, हम बम बनाएंगे। धन की बड़ी आवश्यकता थी। उसकी पूर्ति के लिए लूट ही एक रास्ता था। दुकान बंद है, अभी 10 बजे हैं। हमें मालूम है, हटो हमारे रास्ते से। टेलीफोन के तार काट दिए हैं। वे दुकान में घुसे, जहां दुकान मालिक दिन की आमदनी गिन रहा था। ये सारा धन मेरे हवाले करो,
ये पैसा ही नहीं, सारे जेवरात भी हैं। जेवरात खुद रखो, हमें रुपए चाहिए। इलाहाबाद से चोरी से सरकारी शस्त्रास्त्र कानपुर ले जाए जाते थे, जो अब उनका दिल्ली के बजाय मुख्य केंद्र हो गया था। सामान पहुंच गया है, उसे रख दो। जिस दिन अंग्रेज अपने ही हथियारों से मारे जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक सुबह कुछ दिन बाद, तुमने आज का समाचार पत्र देखा? भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। भगत सिंह ने जो कुछ किया वो हम सब के लिए आदर्श है। हमें भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। बाद में एक मीटिंग में हमने कानपुर की फैक्ट्री में 200 बम बना लिए हैं। ये किसी भी दृष्टि से निम्न कोटि के नहीं हैं। ये हमारा कौशल है। इसका प्रयोग कर हम विदेशियों को देश से निकालकर बाहर करेंगे। लेकिन हम अपने सभी साथियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आदर्शों का उनके सामने उतना महत्व नहीं रह गया है। हमारे विचार से पार्टी के संविधान को थोड़े समय के लिए विखंडित कर देना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचता था। पार्टी सुचारू रूप से चले, इसके लिए मैं केंद्रीय समिति को भंग कर देने का सुझाव रखता हूँ। उसी समय आजाद का एक गद्दार साथी पुलिस सुपरिटेंडेंट से बातें कर रहा था। मैं आजाद को आपके हवाले कर सकता हूँ। मुझे मालूम है वो कहाँ आता जाता है। तुम्हें इसके लिए पूरा इनाम मिलेगा। मुख्य केंद्र अब इलाहाबाद बन गया था। 27 फरवरी सन 1931 को आजाद के साथ सुखदेव राज मेयोर कॉलेज से अल्फ्रेड पार्क की तरफ आ रहे थे। सहयोगियों का विश्वास डिंग गया है। नवागंतुकों पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे लिए आज जैसी सावधानी पहले कभी जरूरी नहीं थी। एकाएक वो देखो, हमारा कॉमरेड जा रहा है। मैं यही आशा करता हूं कि उसने हमें नहीं देखा। लेकिन कॉमरेड ने आजाद को देख लिया था। वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन आया। तत्काल चलिए, आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। बिगुल के बजने के साथ ही पुलिस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। 4 गाड़ियों में 80 सिपाही अल्फ्रेड पार्क की तरफ चल पड़े। आजाद पुलिस देखते ही सतर्क हो गए, किंतु इससे पहले कि उनका हाथ मौजूद पिस्तौल पर पड़े, उनकी जांघ में गोली लगी। पंडित जी! दूसरे ही क्षण धाय! आजाद 80 पुलिस वालों से घिरे थे, जो उन पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। धाय धाय धाय! 32 मिनट तक आजाद ने उन्हें रोक रखा। तब मेरे पास एक ही गोली बची है। वे मुझे जीते जी नहीं पकड़ सकेंगे। उन्होंने मौजर अपनी कनपट्टी पर लगाई और घोड़ा दबा दिया। आजाद का पार्थिव शरीर गिर चुका था। फिर भी पुलिस अफसर ने गोलियों की बौछार जारी रखने का हुक्म दिया। उसे विश्वास नहीं था कि उनकी मृत्यु हो गई है। आजाद केवल 25 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। सैल्यूट है ऐसे वीर पुत्र की जिसने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।